गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो ऋषि? कैसे पढ़ाई कर रही हो? आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी। क्या नाम है? तरंग प्रकाशिकी। क्या है तरंग प्रकाशिकी? चलिए समझते हैं। देखिए, हमने प्रकाशिकी को दो रूप में बांटा था, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। आप सभी जानते हैं। तो जो तरंग प्रकाश, हमने किरण प्रकाशिकी का पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी। क्या पढ़ेंगे अब हम? तो जो तरंग प्रकाशिकी है, इसमें जो प्रकाश की जो कण है वो तरंग के रूप में गति करते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में होते हैं? तरंग के रूप में होते हैं। ठीक है, ये जो है हाइगन ने बताया। किसने बताया? हाइगन ने बताया। ठीक है, प्रकाश क्या है? तरंगों के रूप में गति करती है। प्रकाश किस रूप में गति करती है? तरंग के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम हाइगन था। देखिए, अगर आप जो है पूरे डेप्थ में जाएंगे, आपको पहले ये पता चल गया कि प्रकाश क्या है, तरंग के रूप में गति करता है। आप सभी को पता चला कि प्रकाश किस रूप में गति करता है। ठीक है, लेकिन प्रकाश की जो चाल होती है, आप जानते हैं तरंग के रूप में गति करते हैं। और दूसरा प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप सभी जानते हैं। इसको बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था? हाँ, क्या नाम था? फिजो, फोको और माइकलसन। 3 वैज्ञानिक। क्या क्या नाम? फिजो, फोको और माइकलसन। इन तीन सब। देखिए, फिजो ने मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ उन लोगों का। फिजो, फोको, दोनों के नाम से लग रहे भाई भाई है नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, इनके बीच में कई सालों का डिफरेंट है, कम से कम 70-80 साल का। माइकलसन ये अलग सदी के, अलग समय के वैज्ञानिक रहे हैं, ये अलग समय के। ठीक है, तो फिजो नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश एक डिवाइस बनाया था। ध्यान सुनिएगा, एक यंत्र की सहायता से उन्होंने प्रकाश की चाल, उसकी स्पीड के बारे में बताया था कि प्रकाश की चाल क्या होती है, इतनी होती है। ठीक है, एक डिवाइस युक्ति के माध्यम से उन्होंने बताया था। फोको ने भी उसको और थोड़ा डिटेल किया, माइकलसन ने भी उसको, और मतलब ये लोग तीनों का काम क्या था कि इसको माने कि जो है, ये लोग तीनों जो है प्रूफ करके बताए कि एक्चुअल में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है। सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे फिजो। फिर इन्होंने अपने अलग अलग तरीके से इन्होंने भी बताया। यहाँ पर जो हाइगन थे, हाइगन का आपने हमेशा नाम सुना होगा, हाइगन का तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत हाइगन ने कभी नहीं ये प्रूफ किया था कि प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ होता है। ये हाइगन ने नहीं बताया, उन्होंने बिना किसी कारण के एक्सेप्ट कर लिया। भाई 3 लोग बोल रहे हैं, कुछ तो बात सही है। ठीक है, और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, यह हाइगन ने एक्सेप्ट किया था। क्या किया था? एक्सेप्ट। ठीक है, पूरा का पूरा बेस किसका था? फिजो जी का था। आ रहा है समझ में? और बाकी लोगों ने, इन लोगों ने भी अपने अपने डिस्कवरी किए थे, लेकिन हाइगन ने कोई डिस्कवरी नहीं किया था, उन्होंने बस एक्सेप्ट किया था उसको। याद रहेगा? क्या याद रहेगा? हाँ, ठीक है, तो याद रखिएगा, हाइगन का तरंग सिद्धांत बोलते हैं। लेकिन प्रकाश की चाल देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये तीनों लोग थे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूर्ण रूप से ईथर से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? ये किसने कहा? ब्रह्मांड किससे भरा हुआ है भाई? बना हुआ है। ये जो हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारा यूनिवर्स है, किससे बना हुआ है? ऐसा किसने कहा? हाइगन ने कहा। हाइगन का तरंग सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम। पढ़ क्या रहे? हाइगन का तरंग से। तो हाइगन ने क्या कहा था? तरंग गति के रूप में करता है और प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁸ होता है। ये हाइगन ने बताया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। खोजने वाले तो ये लोग थे। हाइगन ने कहा कि हमारा पूरा ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? ईथर से बना हुआ है। लेकिन ये एक्चुअल में ईथर क्या है आप जानते हैं? उन्होंने क्या दिया था कि ईथर क्या है? वेटलेस है। क्या ईथर वेटलेस है? बताइए। नहीं, ईथर वेटलेस पार्टिकल नहीं है। आ रहे समझ में?
तो ये चीज़ तो उनका वहीं पर गलत हो गया था कि ईथर जो है पूरा ब्रह्मांड ईथर से बना हुआ है, ये स्टेटमेंट उनका गलत था। ये स्टेटमेंट क्या है उनका गलत था, ठीक है। और उन्होंने एक चीज़ और बताया जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश की घटना कारण क्या क्या होता है, व्यतिकरण, क्या व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की घटना होता है। ये किसने बताया? मतलब प्रकाश तरंग के कारण, किसके कारण जी? तरंग के कारण इस प्रकार की घटना होती है। किस प्रकार की घटना बताइए? व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस एंड पोलराइजेशंस। ये तीनों घटना क्या होता है? तरंग में होता है। ये बताने वाले कौन थे? हाइगन। ये क्या है पूरा जो हमारा जो टॉपिक है ये थ्योरी बेस है। समझ में आप लोग को? किसी कुछ डाउट इसमें? कुछ पूछना है? बस और कुछ नहीं। हाँ बोलो, अभी बताएंगे, रुक जाइए, आप धैर्य रखिए। व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, ध्रुवण क्या है, सब बताऊंगा लाइन से, ठीक है। इसमें ये घटना होता है, ठीक है, ठीक है कृष। चलिए आगे देखिए। इसके बाद हम देखते हैं तरंगाग्र क्या होता है, वेव फ्रंट। तरंगाग्र इंग्लिश में कहते हैं उसको वेव फ्रंट। तरंगाग्र इंग्लिश में कहा जाता है इसको वेव फ्रंट। तरंग के आगे का क्या भाग, ठीक है। तरंगाग्र मतलब क्या है? उसका एक स्रोत। तरंगाग्र का एक्चुअल मीनिंग क्या है ऋषि? उसके आगे का स्रोत। आ रहे समझ में? तरंग के आगे का भाग जिस स्रोत से वह क्या है निकल रहा है या निकलेगा। जैसे ये कई प्रकार के होते हैं, ये उसकी आकृति के बेस पर होते हैं। तरंगाग्र का एक्चुअल मतलब, जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाएं तो, जैसे आप जानते हैं हम किसी पत्थर को पानी में फेंक देते हैं तो क्या होता है बताइए? वह वेव गति करने लगता है, वहीं पर उसके कण, ठीक है। एक्चुअल में वो तो वहीं पर रहता है, जो पार्टिकल गिर गया रहता है उसका एक जो है सर्कल निकल कर वो खत्म, लेकिन उससे उसके पार्टिकल टकरा कर एक बड़ा क्या बना लेते हैं, एक क्या क्या हाँ एक सर्कल तैयार कर लेते हैं। हम सबको पता है ना। तो तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र तरंग के आगे का भाग जिस स्रोत से वह क्या है निकला है। जैसे यदि हम बात करें, जैसे यदि किसी बेलनाकार वस्तु, मान लीजिए क्या है बेलनाकार वस्तु, तो इससे जो तरंग निकलेंगे वो किस आकार के होंगे? बेलनाकार होंगे। किसी गोल वस्तु से किसी गोली वस्तु से कौन सी प्रकार की तरंगें निकलेंगी? गोली आकार का। तो समझ रहे हो मैंने क्या कहा? तरंगाग्र मतलब उसके तरंग के आगे का भाग जिस स्रोत से वह निकला है। अगर कोई इसके आकृति के बेस पर होता है यहाँ, अगर कोई बेलनाकार वस्तु है तो उसकी तरंग बेलन के आकार की होगी, गोल वस्तु है तो गोलाकार होगा, शंकु के आकार के है तो समझ गए ना। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत जी? नहीं ना। तो तरंगाग्र समझ में आया आप लोग को? तरंग के आगे का भाग जिस स्रोत से वह क्या है निकलता है, ठीक है। आ रहा है गिरी? अगला जो हमारा टॉपिक है हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। क्या है? हाइगन का द्वितीयक, ये सब थ्योरी बेस आपको समझना है। द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, हाइगन की तरंगिका का सिद्धांत। देखिए सबसे पहले ये इसको मैकेनिकल से समझे, मैकेनिज्म से समझे, यांत्रिकी से समझे। तो आप जानते हैं अभी मैंने क्या कहा कि हम तालाब में इस प्रकार से एक पत्थर मारते हैं तो इस प्रकार से इस आकृति बनाता है, आप सबको पता है। तो इसको ये जो कण यहाँ पे जो गिरा, जो इस प्रकार की आकृति बनाया, ठीक है, इसको कहा जाता है प्राथमिक तरंग। क्या कहा जाता है? प्राथमिक तरंग, ठीक है। क्या कहा जाता है जी? और इसके जो जस्ट बाद जो निकलता है उसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी या द्वितीयक तरंग। ये प्राइमरी वेव हो गया, ये कौन सा वेव हो गया? सेकेंडरी वेव, समझे। इसके बाद ये कौन सा वेव होगा? ये सेकेंडरी वेव। कौन सा वेव? इसके लिए ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक वेव हो जाएगा, होगा। तो इसके ये सेकेंडरी होगा, समझे कि नहीं? नहीं समझे? अगर ये प्राथमिक है तो ये सेकेंडरी हुआ।
अब अगर ये प्राइमरी होगा तो ये सेकेंडरी होगा। समझे कि नहीं? ये नहीं समझे? आपके बुक में लिखा है, आप देख सकते हैं कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, मतलब ये तरंगाग्र से ही बनते हैं, ठीक है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को क्या कहते हैं हम? द्वितीयक तरंगे कहते हैं। देखिए नई नई तरंगे बन रही हैं कि नहीं, इन्हीं तरंगों को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगे कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। और एक चीज और, जो प्राइमरी तरंग होते हैं और जो द्वितीयक तरंग होते हैं, मान लीजिए प्राइमरी तरंग है, सेकेंडरी वेव है, ठीक है, इन दोनों के बीच एक स्थान होता है जिसको अन्वालोक कहा जाता है, इंग्लिश में भी कहा जाता है इसको, ठीक है। वही अन्वालोक का मतलब एक बंद लिफाफा। अन्वालोक मतलब क्या होता है? एक मतलब प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग के बीच एक बंद अन्वालोक होता है। क्या होता है? एक बंद अन्वालोक होता है। अगर आपको पूछे हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या है, तो बोल सकते हो कि तरंगाग्र का, क्या बोल सकते हो? तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का क्या करता है? वह कार्य करता है, जिससे क्या होता है? नई नई तरंगे उत्पन्न होती हैं। उसको हम द्वितीयक तरंग, देखो नई नई तरंगे उत्पन्न, यहाँ पर एक और उत्पन्न हो जाएगा, इससे टकराएंगे तो होंगे कि नहीं? नई नई तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। फिर दूसरा क्या लिखोगे कि प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगों के बीच में एक अन्वालोक होता है, एक बंद लिफाफा होता है, ठीक है। उनके बीच में वो एक बंद समझिए, एक बंद ढांचा होता है, समझिए, उनके दोनों के बीच में। आया समझ में आप लोग को? आया कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ पूछना है? लिखोगे? समझ गए ना? इजी है ये चैप्टर, बहुत इजी है, ठीक है। इसका आज क्या हम थ्योरी वाला अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको बताऊंगा इसका डेरिवेशन, ठीक है। पहले थ्योरी को समझते हैं। अगला हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है, तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। क्या है अगला? तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए क्या है? तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, देखिए तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? देखिए जब दो, डेफिनेशन ध्यान समझिएगा, ठीक है। जब दो या दो से अधिक तरंगे, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में क्या करती हैं? बोलिए, आपस में। आप लोग पढ़े अध्यारोपण का सिद्धांत पहले भी, ठीक है। जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में या आपस में मिलती हैं तो नई तरंगों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आपने विद्युत चुम्बक की तरंगे पढ़ा है ना? पढ़ा है ना, चैप्टर 8, ठीक है। तो जो ये सेम नहीं है, सेम ही है, समझिए। उसमें भी अध्यारोपित होते हैं। इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए। मान लीजिए इसका विस्थापन y1 है, इसका विस्थापन y2 है, y3, इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्या एक्चुअल में आप समझिए अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या? जब दो या दो से अधिक तरंगे क्या होती हैं? आपस में अध्यारोपित होती हैं, ओवरलैप होते हैं या मिलती हैं, तो नई तरंगे बनती हैं या आपस में मिलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? अध्यारोपण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में क्या होती हैं? मिलती हैं, ठीक है, या वो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। समझे कि नहीं? बोलो, ठीक है। ये है ये क्या है? अध्यारोपण। लेकिन अध्यारोपण का सिद्धांत अलग है। अध्यारोपण क्या है? तो जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में अध्यारोपित होती है या मिलती हैं, अध्यारोपण कहलाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? तो देखिए वो सिद्धांत है
y वेक्टर बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है, प्लस yn वेक्टर, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक तरंगे, ध्यान सुनेंगे, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम पर क्या होती है, मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं, तो इसका परिणामी विस्थापन उन सभी तरंगों के परिणामी विस्थापन के सदिश योगफल के बराबर होता है। उसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। नहीं समझे? जब दो या दो से अधिक तरंगे क्या होती हैं, बोलो मेरे साथ, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम पर मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं, तो उसका परिणामी विस्थापन बाकी तरंगों के, ठीक है, या तो उसका परिणामी विस्थापन उन सभी तरंगों के सदिश योगफल के बराबर होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। समझे कि नहीं? ठीक है, आया समझ में ऋषिका? नहीं आया? एक बार, जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं, ठीक है, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम पर मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं, तो उनका परिणामी विस्थापन, y मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो उनका परिणामी विस्थापन उन सभी तरंगों के विस्थापन के सदिश योगफल के बराबर होता है। उसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। लिख लोगे? इजी है ना? लिख लोगे ना? देखिए, इसके बाद हम देख रहे हैं व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। आपने पूछा व्यतिकरण क्या है क्रिश? तो व्यतिकरण, इसको इंग्लिश में इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने उसमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ते थे, तो इसमें हम व्यतिकरण देखेंगे। ठीक है, देखें क्या बोलती है तमन्ना? ठीक, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे, कैसे जी? समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में, किधर? एक ही दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होती हैं, उन्हें हम व्यतिकरण कहते हैं। ध्यान समझेंगे, व्यतिकरण क्या है? जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे कैसी होनी चाहिए? समान आवृत्ति की होनी चाहिए, ठीक है, तथा एक ही दिशा में वो संचरित होनी चाहिए। एक ही दिशा में क्या हो, वो गति करनी चाहिए, संचरण होने चाहिए। ठीक है, मतलब है क्या? फिर से बोल रहे हैं, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगे, ठीक है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगे, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की दो प्रकाश, ऐसे बोल सकते हो या ऐसे लिखिएगा, चलो मेरे साथ लिखो। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए? इंटरफेरेंस या व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, समझे? मतलब वो समान फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है समपोषी व्यतिकरण। क्या होता है? समपोषी व्यतिकरण, इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। क्या होता है? तो होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। समपोषी व्यतिकरण क्या है? मान लीजिए कोई एक प्रकाश की तरंग है, प्रकाश की तरंग सीधी नहीं चलेगी, अब इसमें टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। वो क्या है? वो प्रकाश की तरंग। ऊपर वाले को कहते हैं स्ट्रिंग, क्या कहते हैं? नीचे वाले को कहा जाता है गर्त। ठीक है, मैथ वाले जानते होंगे इस बात को। ठीक है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। देखिए आगे, तो समपोषी व्यतिकरण क्या है? एक प्रकाश की तरंग ये है, दूसरी प्रकाश की तरंग हमने मान लिया ये है। ठीक है, तो ये भी क्या है? स्ट्रिंग है, गर्त है। तो समपोषी व्यतिकरण क्या है? जब दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगे, बोलो मेरे साथ, जब दो या दो से अधिक
जब ऐसे बोलो ना, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की प्रकाश की तरंगे में व्यतिकरण इस प्रकार हो कि पहले तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से तथा अर्थात श्रृंग श्रृंग से और गर्त गर्त से आपस में मिले, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? समपोषी व्यतिकरण। नहीं समझे? मतलब जब दो या दो से अधिक, ठीक है, समान आवृत्ति की दो तरंगे इस प्रकार गति करें, उसमें व्यतिकरण हो तो कि उसका श्रृंग श्रृंग से और गर्त गर्त से मिले। देखो इसका श्रृंग इस श्रृंग से मिल रहा है कि नहीं, इसका जो गर्त है इस गर्त से मिल रहा है कि नहीं, तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आया साहू जी? पीछे आया? बोलो। ठीक। विनाशी व्यतिकरण क्या है? चलिए देखिए, विनाशी व्यतिकरण मान लीजिए ये क्या है? प्रकाश, ये प्रकाश की तरंगे हैं ये, ठीक है। अब मान लीजिए ये दूसरी प्रकाश की तरंग है, एक प्रकाश की तरंग ये था और ये दूसरी प्रकाश की तरंग है, आप देख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा? जब दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगे, बोलो, ठीक है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगे समान आवृत्ति की तरंगे और कैसी होनी चाहिए? में व्यतिकरण हो, में व्यतिकरण इस प्रकार हो कि उसका श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से मिले, उसे क्या कहते हैं हम? विनाशी। मतलब यहाँ पर विनाश हो रहा है उसका, वहाँ पे वो तरंगों का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। समझ में आप लोगों को मैंने क्या कहा? बुक में देखो डेफिनेशन दिया है, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में इस प्रकार का व्यतिकरण हो कि एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से क्या हो? मिले, उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। समझे? समझे कि नहीं? ठीक है। जो समपोषी व्यतिकरण होता है, ये इसका मतलब होता है उसको आगे बढ़ाना। तुम साथ हो, हम भी साथ हैं, एक आगे बढ़ रहा है तो दूसरा वाला उसको खींचने के लिए नीचे तैयार है, देख रहे हो, और ये आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ ये भी आगे बढ़ रहा है। तो इसमें प्रकाश का जो लाइट होता है, इसकी तीव्रता की वृद्धि होती है। प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है? इसमें वृद्धि होती है, इंक्रीज करता है। ये जो लाइट का जो इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है? इसमें इंक्रीज होता है। जबकि विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता में कमी होती है। समझे आप लोग? उसमें प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, इसमें प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? कम होती है। समझे? और जिसके कारण ये चमकीला दिखाई देता है, या आप बोल सकते हैं इसमें दीप्त फ्रिंज। दीप्त फ्रिंज कैसी फ्रिंज है? फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज मतलब दीप्त मतलब एक चमकीला टाइप का, ठीक है। दीप्त फ्रिंज इसमें उत्पन्न होता है जब ब्राइट फ्रिंज कहते हैं इंग्लिश में इसको। ब्राइट फ्रिंज इसमें बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें प्रकाश की तीव्रता इंक्रीज कर रहा है और इसमें डिक्रीज करे तो इसमें डार्क फ्रिंज बनता है। क्या बनता है? डार्क फ्रिंज। हिंदी में कहते हैं अदीप्त फ्रिंज। क्या कहते हैं? अदीप्त फ्रिंज। बोलो, समझ में आया? आया कि नहीं? प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि होने के कारण इसमें दीप्त फ्रिंज है, ये बहुत काम आएगा अभी, ठीक है। और इसमें प्रकाश की तीव्रता में कमी होने के कारण क्या हो रहा है? इसमें अदीप्त फ्रिंज बन रहे हैं। बोलो, समझ में आया? कठिन है क्या? व्यतिकरण प्राप्त करने की कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं? देखो, व्यतिकरण अगर आपको चाहिए, व्यतिकरण प्राप्त करना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, छोटा सा हेडिंग है, इसकी कंडीशन क्या है? क्या क्या ये कंडीशन बोलता है कि अगर आप व्यतिकरण करवाना चाहते हैं तो मेरी कुछ कंडीशन है, उसकी कुछ शर्त होती है, तभी उसमें व्यतिकरण होगा। पहला कंडीशन है कि जो तरंग होने चाहिए, जो वेव होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी, समान आवृत्ति की होनी चाहिए। तरंग किस आवृत्ति की होनी चाहिए? समान आवृत्ति की। और उसकी जो तरंग संचरण की जो दिशा है वो भी क्या होना चाहिए? एक ही दिशा में होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है, एक ही दिशा में होना चाहिए। ये देखिए, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं आगे, ठीक है, कि एक एक्स में है तो एक वाई में थोड़ी भाग रहा है, जेड वेड में नहीं ना। समझे कि नहीं? ऐसे जी। और प्रकाश जो है संकीर्ण छिद्र से प्राप्त होने चाहिए। कैसे प्राप्त होने चाहिए? नैरो होल, ठीक है। संकीर्ण छिद्र मतलब देखो, प्रकाश की जो किरण है कहाँ से आनी चाहिए? संकीर्ण छिद्र से। समझ में आया? प्रकाश कहाँ से, प्रकाश का स्रोत की अगर हम बात करें तो प्रकाश संकीर्ण छिद्र से आ रहे हों तो भी वहाँ व्यतिकरण होगा। समझे? नहीं समझे?
संकीर्ण छिद्र मतलब मैंने पहले भी बताया था क्या होता है। और प्रकाश का स्रोत क्या क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। एक कंडीशन और है कि जो लाइट का जो सोर्स है वो क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। ये उसके 3-4 शर्तें हैं। पेपर में आता है व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्तें, कोई 3 शर्तें लिखिए। पहली शर्त तो ये डेफिनेशन है कि समान दोनों तरंगें समानावृत्ति में होनी चाहिए, दोनों की दिशा एक ही दिशा में होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन आप बोल सकते हैं कि वो संकीर्ण छिद्र से आना चाहिए। प्रकाश किससे आना चाहिए, संकीर्ण छिद्र से। चौथा आप बोल सकते हैं कि उसके जो स्रोत है, मतलब जो प्रकाश है वो क्या होने चाहिए, पास पास उसके जो स्रोत हो। समझ में आप लोग को आया कि नहीं? ठीक, नोट कर लिए हो, लिखो तो। अगला है यहाँ पे व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या। थोड़ा सा गणितीय व्याख्या ये पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए कभी पूछ भी दे, मान लो पेपर में कभी आ गया कि व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या बताइए। वैसे अधिकतर तो इसको नहीं पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत कम पूछा गया है इसको, बहुत कम। ठीक है, आ रहे समझ में? तो स्टार्ट करें कि नहीं करें, छोड़ दें क्या? नहीं ना, क्या पता इस साल पूछ दे तो। ठीक है, तो व्यतिकरण आप लोगों को समझ में आ गया? आ गया किरण? तो चलिए देखते हैं, आगे चलिए देखते हैं हम। मान लीजिए एक प्रकाश की तरंग है y1, एक प्रकाश की तरंग का विस्थापन क्या है, y1 a1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, समीकरण 1। ये आपने, ये फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा है, प्रत्यावर्ती धारा में भी आपने पढ़ा है कि नहीं? हाँ, नहीं पढ़े हो? ठीक है। और दूसरी प्रकाश की तरंग ये है, ये y1 है और ये y2। यहाँ पे लिख लेना, पहली प्रकाश की तरंग, ये दूसरी प्रकाश की तरंग का विस्थापन। पहली प्रकाश की तरंग का विस्थापन a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी ये आयाम है, ठीक है। और दूसरी प्रकाश की तरंग a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये सब आप जानते हैं, इक्वेशन नंबर 2। और आप जानते हैं तरंगों का अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या जानते हैं कि उन सभी का सदिश योगफल क्या होता है, योगफल के बराबर होता है उनका परिणामी विस्थापन। तो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से y बराबर y1 प्लस y2 ऐसे लिखेंगे हम। किससे लिख रहे हैं ये, तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, y1 का वैल्यू क्या है देखिए, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आगे देखिए y बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है साइन a प्लस बी, बन रहा है मैथ वाले, साइन a प्लस बी। यहाँ पे लिख दो क्या उसका फॉर्मूला, की याद है, साइन a प्लस बी। किसको किसको इसका फॉर्मूला याद है, आपको याद है? अच्छे से नहीं याद है? साइन a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, याद होना चाहिए। ठीक है, तो साइन a तो लिखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी और इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ए, तो यहाँ पे रहेगा कॉस ओमेगा टी, समझ में आ रहा है, इंटू साइन फाइव। समझ में आया है आपको? इधर आप लोग को आगे देखिए, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 के अंदर में गुणा करेंगे तो a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव होगा। आगे देखिए, यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a1 प्लस a2 और एक कॉस फाइव बचेगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी क्या हो गया है, कॉमन हो गया है। ये देखो कॉमन कर दिया यहाँ पे,
आगे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। प्लस इधर क्या बचा है, A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। समझ में आया? यहाँ पे एक हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे यदि इसको एक फॉर्मूला बनाने के लिए हम जो है इसमें एक चीज़ का गुणा करवाएंगे, ठीक, एक वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यदि A1 प्लस A2 कॉस फाई बराबर हम ले लेते हैं R कॉस थीटा। क्या ले लें? क्यों लेंगे सर? कुछ भी ले लेते हैं क्या? नहीं, एक फॉर्मूला बनाएंगे। क्या फॉर्मूला देखिए बनेगा, आगे आप देखिएगा, ठीक है। R मतलब रिजल्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम बनाते हैं यहाँ पे A2 साइन फाई का। तो यहाँ पे लिखिए A2 साइन फाई बराबर हम लेते हैं R साइन थीटा। समझे? हाँ बोलिए। मतलब जहाँ पर आपको A1 प्लस A2 कॉस फाई दिखे वहाँ पर R कॉस थीटा लिखना है। A2 साइन फाई की जगह आपको क्या लिखना है, R साइन थीटा। समझ गए? तो अब इसमें देखिए, तो y, अब देखिए A1 प्लस A2 कॉस फाई दिखा तो क्या लिखोगे, R कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई। A2 साइन फाई को क्या बोलोगे, R साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे R साइन थीटा। देखो ये 8 गुणा में है ना, तो आगे पीछे कर सकते हो। और कॉस ओमेगा टी, यहाँ छोटा सा लिख दे रहा हूँ, कॉस ओमेगा टी, ये ठीक है। आगे देखिए इन दोनों में जो है R कॉमन है, R को बाहर लिख लीजिए, अंदर में बचा कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। कॉमन है कि नहीं, है ना? R कॉमन है, बाकी सब सेम लिख दिया हूँ, R को बाहर निकाल दिया। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखोगे कि ये कॉस थीटा साइन ओमेगा थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा थीटा, यही फॉर्मूला पे आ रहा है। देखिए साइन ओमेगा थीटा, ये देखो है ना, साइन ओमेगा थीटा कॉस थीटा, ये फाई है अभी समझो, प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा होगा यहाँ पे कॉस ओमेगा थीटा, है कि नहीं? इसी फॉर्मूले पर बेस है। और उस फॉर्मूले को आप क्या लिखते हो, ओमेगा टी प्लस फाई लिखते हो, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, R, और इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसमें बोलो समझे कि नहीं? यही इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। इजी है, इजी है कि नहीं बोलो? R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इजी है। तो यहाँ पे R है क्या, R का तो मान निकालो पहले। R है क्या, अभी हमें पता कहाँ है, वो तो चलो ठीक है निकल गया, लेकिन हमें R का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, R का मान। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए इसको, और इसको आप समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर और उसका फिर वर्ग करने पर, समझे क्या बोला मैंने? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समीकरण 1 तथा 2 को ऐड करने पर, जोड़ने पर तथा उसका वर्ग करने पर, क्या करने पर, स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो चलिए जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? जोड़ा हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा जुड़ गया और स्क्वायर बोला है तो ये स्क्वायर लगाया हूँ, ठीक है। ये जगह छोटा हो गया, इस साइड बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है जी। देखिए इसको यहाँ पे पुट अप कर रहा हूँ, ठीक है ना। समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ से लिख रहा हूँ, R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या बचा, एक साइड तो लिख लिया RHS को, LHS बचा है। लिखिए A1 प्लस A2 कॉस फाई और स्क्वायर बोला तो ये देखिए स्क्वायर लगा दिए हमने, ठीक है। फिर प्लस करेंगे और क्या है, A2
साइन फाई स्क्वायर। समझ में आया? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझे? समीकरण एक तरह को जोड़ने पर देखिए जोड़ दिए और उसका वर्ग करने पर कर दिए। यहाँ आर स्क्वायर कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, दोनों में आर स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो उससे लिखने की जरूरत है अब। समझ गए? आर स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है। समझ में आ रहा है गिरी? ठीक, यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। समझे? समझ आया? और यहाँ पे होगा a2 का स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर आर स्क्वायर, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए a2 कॉस फाई है ये और a2 साइन स्क्वायर फाई है। ठीक है ना? यहाँ भी स्क्वायर लगेगा ना, ये स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये a1 प्लस बी ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, तो यहाँ भी तो लगेगा ना, बी है ये। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए a2 और a2 दोनों में है, तो a2 को कॉमन कर लूँ उसमें का, प्लस a2 कॉमन कर लूँ। देखो प्लस में है तो एक साथ अगर अरेंज करके लिखूंगा तो a2 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो अंदर में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर फाई, और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे फिर क्या बचा? 2a1 a2 कॉस फाई स्क्वायर इधर चला गया तो रूट में बदला। ये r का मान है, क्या है ये? अगर आपको याद आ रहे तो कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 3 सदिश विश्लेषण समांतर चतुर्भुज का ये नियम का फॉर्मूला है, परिणामी सदिश का। ठीक है, परिणामी सदिश का फॉर्मूला होता है r बराबर अंडर रूट a1 के स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। याद आया? याद ही नहीं है यार। ठीक है, तो इस याद रखा करो जी। ये क्या है? उसके लिए एक छोटा सा सूत्र है। ठीक है, नोट करो। देखिए इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो व्यतिकरण है क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है, इसे सिद्ध कीजिए। सुना, समझ में आया? ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो कि नहीं? ठीक है, कि ऊर्जा ना तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है, केवल और केवल क्या होता है? उसका रूप बदलता है। ठीक है, आ रहा है तमन्ना समझ में? ठीक, खा पी कर आई है? नहीं? ठीक, तो देखिए व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल होता है, ये बात सिद्ध करें तो वो होता है फॉर्मूला I बराबर I1 प्लस I2। इसी को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए ये क्या है? ये ऊर्जा के पूर्व है, मतलब I1 क्या है? I1 एक प्रकाश तरंग की परिणामी तीव्रता है। क्या है? एक प्रकाश की क्या है? तीव्रता है। एक प्रकाश की तीव्रता I1 है, दूसरी प्रकाश की तीव्रता क्या है? इंटेंसिटी। क्या? एक लाइट की इंटेंसिटी I2 है। समझ में आया? एक प्रकाश की तीव्रता I1, दूसरी प्रकाश की तीव्रता I2, इन दोनों का योग क्या है? उसके परिणामी तीव्रता के बराबर है। समझ में आया? आया कि नहीं? और ये क्या है? ये उसके पूर्व की घटना है। किसके पूर्व की घटना है? व्यतिकरण के पूर्व, ध्यान सुनिएगा, व्यतिकरण के पूर्व प्रकाश की एक तीव्रता तथा दूसरी प्रकाश की तीव्रता का योग उसके परिणामी तीव्रता के क्या होता है? योगफल के बराबर होता है। अब उसके पश्चात, व्यतिकरण के पश्चात, उसके बाद क्या होता है? आफ्टर क्या होता है उसके? तो व्यतिकरण के पश्चात ये दो भाग में बढ़ जाता है, एक संपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव आपने पढ़ा है। तो संपोषी व्यतिकरण में जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, वो क्या होता है? कम की ज्यादा? तो I मैक्सिमम बराबर
I1 प्लस, सॉरी ये नहीं है फॉर्मूला, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। व्यतिकरण के पश्चात जो संपोषी के लिए बढ़ता है तो उसका फॉर्मूला होता है रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर, ठीक है। आई मैक्सिमम, यदि इसको हम क्या करें, सॉल्व करें, तो ये होगा I1 प्लस ये होगा I2 प्लस ये होगा 2I1 इंटू I2, समझे कि नहीं। देखो रूट आई मतलब a का स्क्वायर प्लस, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब स्क्वायर लगेगा तो ये रूट कटेगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर है तो ये a है, और स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो ये समझ में आया, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है आप जानते हैं, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, मिनिमम होगी तो मिनिमम लिखेंगे, कम होगी तो रूट I1 माइनस रूट I2, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, समझे। a का स्क्वायर मतलब ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, कि लिख के बताओ एक बार। a का स्क्वायर मतलब रूट I1 का स्क्वायर ऐसे होगा और स्क्वायर और रूट कैंसिल, ठीक है। तो I1 ही बचेगा, सीधे लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3, समझ में आया। परिणामी तीव्रता क्या जी, परिणामी तीव्रता वो क्या है, I बराबर क्या होगा, परिणामी तीव्रता का मतलब होता है उसका औसत, उसका एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को हम जोड़ते हैं, दोनों तीव्रता को I मैक्सिमम I मिनिमम को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। 2 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि 2 ही है, वहाँ पे 3 होता तो 3 से करते, 3 लेते आप तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2, समझे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समझ में नहीं आया। मैंने यहाँ पे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता कैसे निकालना है, इस समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, और जोड़ के उसका एवरेज निकालेंगे, औसत, समझे। इसके बाद क्या है, I1 प्लस I2 माइनस 2I1 इंटू I2 और 2 से भाग कर दो, ठीक है। आगे देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है ना, कैंसिल हो गया, हो गया। ये मैंने निकाला है परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए I मैक्सिमम I मिनिमम को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, एवरेज निकालेंगे उसका, समझ गए। I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, तो I बराबर 2I1 प्लस 2I2 होगा और नीचे में 2, समझे, 2 समझे कि नहीं। एक I1 ये, एक I1 है, तो 2 I1 हुआ, दोनों में से 2 कॉमन हो गया तो I1 प्लस I2 बचेगा और नीचे में 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो I बराबर I1 प्लस I2। आप देखिए ये समीकरण 4, समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से दोनों समान दिख रहे हैं आपको, मतलब ऊर्जा के तरंग के पूर्व, व्यतिकरण के पूर्व और व्यतिकरण के बाद जो इसकी परिणामी तीव्रता है, व्यतिकरण के पूर्व और व्यतिकरण के बाद उसकी जो परिणामी तीव्रता है वो क्या है, समान है। तो आप बोल सकते हैं इसमें कुछ नहीं हुआ है, ऊर्जा नष्ट नहीं हुई है, सिर्फ दूसरे रूप में क्या हो गई, बदल हो गई, संपोषी विनाशी करते करते। आ रहे समझ में, इजी है, ठीक। अगला यहाँ पे देखिए टॉपिक है हमारा, किट्टू इधर देखो, पतली फिल्मों का रंगीन दिखाई देना, पतली फिल्मों का रंगीन दिखाई देना। जो पतली फिल्म होते हैं, आपने कई बार देखा है, रोड चमकते दिखाई देते हैं, आपको लगते हैं कि नहीं, कई बार रोड आपको चमकीले चमकीले दिखाई देते हैं कि नहीं, नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए ये रोड है, क्या है ये, इसके ऊपर में पानी है, इस तरीके से क्या है, ये पानी है और इसके ऊपर पे ऑयल वगैरह गिर गया, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, ये
वाटर है, पानी है, और इसके ऊपर में क्या गिर गया है, ये ऑयल है, तेल, ऑयल है ये, ठीक है, समझ गए। तो जब प्रकाश की तरंग आएगी, जब प्रकाश की किरण आएगी, अब प्रकाश की किरणें कैसी आएंगी, तरंग के रूप में, क्योंकि हम हाइगन का पढ़ा रहे हैं। सीधा मत खींच देना कि प्रकाश की तरंग सीधा आएगी, अब वो कैसे आएगी, टेढ़ी मेढ़ी। तो इस प्रकाश की, कोई दो प्रकाश की तरंग लेते हैं, इस तरीके से आई और यहाँ से क्या हो गया है, वो परावर्तन हो गया उसमें। लेकिन जब प्रकाश की तरंग आई तो ये तेल इतना पारदर्शी होता है कि कुछ प्रकाश की तरंगें अंदर चली जाती हैं, तो वहाँ पर कुछ अपवर्तन भी हो जाता है। क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, बहुत चीज़ तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, और पारदर्शी होने के कारण क्या होते हैं, वो अपवर्तन हो जाता है, कुछ प्रकाश किरण अंदर चली जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर व्यतिकरण की घटना होता है। ये व्यतिकरण के एक शर्त को पास कर रहा है, क्या, कौन सी शर्त है, कि प्रकाश से किरण एक संकीर्ण छिद्र से आनी चाहिए, गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या हो बेटा, यहाँ पे संपोषी और विनाशी दोनों व्यतिकरण होगा, घटना तो दोनों होगा, संपोषी भी होगा और विनाशी भी होगा। तो जो विनाशी व्यतिकरण होता है, क्या होता है, जो आप जानते हैं इसमें अदीप्त फ्रिंज होते हैं, डार्क होते हैं कि नहीं, अदीप्त फ्रिंज, आपको फ्रिंज की चौड़ाई निकालना पड़ेगा। अभी उसके जो हम पढ़ेंगे, अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, यंग का द्विस्लेट सिद्धांत, इसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे आप लोग को, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो अदीप्त, यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण में क्या उत्पन्न हो जाएगा, अदीप्त फ्रिंज, संपोषी में क्या होगा, दीप्त फ्रिंज। तो ये विनाशी व्यतिकरण अदीप्त फ्रिंज उत्पन्न करता है, आप जानते हैं उसमें अदीप्त फ्रिंज होते हैं। तो वो क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को कुछ अवशोषित कर लेगा, रख लेगा अपने पास, और रखने के कारण क्या होगा, वहाँ चमकता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जब रोड पर आपको ऑयल जब गिरता है तो वह आपको चमकीला दिखाई देता है, समझ में आया, क्योंकि वहाँ पर व्यतिकरण की घटना होती है, किसकी घटना होती है, और व्यतिकरण की घटना होती है, तो प्रकाश को कुछ क्या कर लेता है, विनाशी व्यतिकरण से अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण वह चमकते हुए दिखाई देता है। समझ में आया साहू जी, आया, समझ में आया आप सभी को, ठीक, नोट करो।